इस वीडियो में वर्ग 10 विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में हमेशा ही 5 अंकों का पूछा जाता है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी पूछा जाता है कि यह किस तंत्र से संबंधित है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेफ्रॉन की, अर्थात वृकाणु की, जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है और एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान के 6ठे अध्याय जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। आइए आज इस उत्सर्जन तंत्र के एक ऐसे पार्ट जिसका नाम नेफ्रॉन है, वृकाणु भी कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से समझ बनाते हैं। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होंगे और ये पूरी संरचना 5 अंक का आपको फिगर बनाने के लिए आता है। तो मैंने सारे संरचना को बनाकर सारे पार्ट्स का नाम लिख दिया है। अब एक एक करके यहाँ से हम लोग विस्तार से समझेंगे और यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो आइए समझना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है, अर्थात 2 वृक्क होता है। एक शोध में पाया गया है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन ऐसे नेफ्रॉन अर्थात वृकाणु पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में उल्लेखित नहीं है। अब जब 2 वृक्क हैं तो 2 मिलियन अर्थात 20 लाख वृकाणु एक स्वस्थ मनुष्य में होता है। बात करते हैं यहाँ एक नेफ्रॉन की संरचना की। यहाँ देखिए, पहले जो धमनी है रुधिर अंदर प्रवेश करता है। यह जो विधि है, यह जो तंत्र है, ये नेफ्रॉन जो है रक्त छानने का काम करता है। तो यहाँ अभिवाही धमनी अर्थात यहाँ से जो है रुधिर यहाँ प्रवेश करता है यहाँ। इसके बाद यहाँ का जो अनुदैर्ध्य का अर्थात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्यास जो है बड़ा होता है अपेक्षाकृत यहाँ के। तो यहाँ पर जो व्यास है कम है, यहाँ अधिक है और इधर से जब पाइप नुमा संरचना है, रुधिर जाएगा अर्थात रक्त जाएगा तो इधर प्रेशर बनाएगा, दबाव बनेगा। तो जिस तरह से हम कपड़ा निचोड़ते हैं वह स्थिति यहाँ पैदा होती है और यही पाइप यहाँ कुंडलित होता है, बहुत अधिक कुंडली के रूप में बदला होता है। तो क्या होता है यहाँ, ये एक संरचना बन जाती है कुंडली की। इस संरचना को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, इस संरचना को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब ये ग्लोमेरुलस जिसमें होता है ये कपनुमा संरचना होती है। प्रश्न यहाँ से आता है कि नेफ्रॉन की आकृति कैसी होती है, तो कपनुमा होती है। ये कपनुमा जो आकृति है इसका नाम है बोमेन संपुट। इसको बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। अब ये जो है यहाँ से प्रवेश करता है ये नली, तो अभिवाही धमनी और ये जो निकलने वाला है अपवाही धमनी और इसी बीच में निस्यंद अर्थात जो कपड़ा गाड़ते हैं तो जल अथवा झाग नीचे गिरता है, वही इसमें रुधिर जब छनता है तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ इसमें निकलते हैं। अब एक मनुष्य में सभी वृकाणु मिलकर लगभग 180 लीटर प्रतिदिन निस्यंद छानते हैं, लेकिन सारा निस्यंद शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इसमें लगभग 2-3 लीटर निस्यंद ही शरीर से बाहर निकलता है जो मूत्र के रूप में बाहर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ से चलिए समझते हैं। अब निस्यंद छन के जब यहाँ गिरता है तो होता ये है कि यहाँ से ये नली है, ये नली इधर आती है और बहुत अधिक फेरों में होती है। हमने फेरों की संख्या यहाँ कम की है ताकि आपको समझाया जा सके। अब यहाँ होता ये है कि जितने सारे निस्यंद निकलते हैं उसमें कुछ बढ़िया पदार्थ भी होते हैं जो छनकर बाहर आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ लवण हो गए जो शरीर को चाहिए और कुछ अधिक मात्रा में जल हो गया। ये सभी शरीर की आवश्यकता अनुसार यहाँ से अवशोषित कर लिए जाते हैं, अर्थात इनका पुनः अवशोषण होता है और शरीर को अंदर भेज दिया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर कुंडलित नलिका में क्या होता है, तो जो ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हैं उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अब जब पुनः अवशोषण होता है तो फिर ये अपने पथ पर आगे बढ़ता है। आगे एक संकरा यू आकार की आकृति ले लेती है यही नली, जिसे हेनेले का लूप कहा जाता है। ठीक है, हेनेले का लूप। अब ये हेनेले का लूप यहाँ पुनः
पहले वाली स्थिति में आ जाती है और यहाँ से जब बढ़ती है तो फिर एक यही नलिका जो कुंडली का आकार ले लेती है हमें प्राप्त होती है। यहाँ भी वही कार्य होता है इस कुंडलित भाग में कि यहाँ से भी जो बढ़िया पदार्थ होते हैं वो पुनः अवशोषित एक बार और कर लिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार शरीर को भेज दिए जाते हैं ताकि कोई भी शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ बाहर नहीं निकाला जा सके। अब यहाँ 2 कुंडलियाँ हैं तो याद करने का तरीका जो इसके नज़दीक है ग्लोमेरुलस के समीप है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका और जो दूर है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। अब ये नलिका आकर अंततः संग्राहक नली में मिल जाती है। ये जो कटे हुए भाग हैं इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन और अलग से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो बाकी बचे निस्यंद हैं ये संग्राहक नली में डाल दिए जाते हैं और ये निस्यंद यहाँ से मूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये संग्राहक नली आकर मूत्राशय में खुलती है और इस मूत्राशय में ये संग्राहक नली द्वारा मूत्र एकत्रित होने लगता है जिसे समय समय पर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो इस तरह से यहाँ से अभिवाही धमनी से जो रुधिर होता है यहाँ छनने का कार्य होता है और विभिन्न परिस्थितियों से होते हुए छना हुआ भाग निस्यंद बनता है, निस्यंद से मूत्र बनता है और अंततः शरीर से बाहर अर्थात उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये रहा नेफ्रॉन का कार्य और ये रहा इसका सचित्र वर्णन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। तो मुझे आशा है कि आज नेफ्रॉन अर्थात वृकाणु के बारे में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। मुझे आशा है कि आपका कमेंट अवश्य आएगा और आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ न बनी हो तो आप कमेंट करें, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। और ये बोर्ड परीक्षा में 5 अंक का आता है, केवल फिगर बनाना, सचित्र वर्णन करना और अन्य सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो अलग से। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।